हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेविका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस। और यार लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कवर किया था। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फिक्स एसेट्स। फ्रेंड्स, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। आपको यह पता होगा कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिप्रिसिएशन ऑलरेडी कवर किया है। और यहाँ डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट का ही किया जाता है, इसलिए डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट समझते वक्त हमने फिक्स एसेट के स्टैंडर्ड्स भी समझ लिए थे। अगर आपको याद होगा, हमने यहाँ डिप्रिसिएशन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए 3 वीडियो बनाए थे। एक था कंसेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड इट्स मेथड्स, उसके बाद AS10 विच इज़ फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और यह थर्ड सम स्टैंडर्ड्स फॉर डिप्रिसिएशन। अब यह वीडियो 1 और वीडियो 3 में हमारा डिप्रिसिएशन के सारे स्टैंडर्ड्स कवर हो गए थे। यहाँ जो सेकंड वीडियो हमने बनाया था वो फिक्स एसेट का था। सो AS10 में आपको फिक्स एसेट के स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे जो हमने कवर कर लिए थे। क्लियर है? सो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फिक्स एसेट्स कवर हो गया। अब इस वीडियो में हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस AS11 में मिलेगा। इसे याद रखिए, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, या किसी भी कंपनी को फॉरेन करेंसी का 2 चीज़ों के लिए काम होता है। एक तो उसे फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करना पड़ सकता है, या फिर उसका कोई फॉरेन ऑपरेशंस होगा। फॉर एग्जांपल फॉरेन में कोई सब्सिडारी होगी, उसका बिजनेस चलाने के लिए फॉरेन करेंसी लगती है। अब फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होते रहता है। सो उसकी वजह से कंपनी को 2 बड़े इश्यूज आते हैं। सबसे पहला कि कंपनी को ट्रांजैक्शन करते वक्त कौन सा एक्सचेंज रेट लेना होता है, और या जब भी एक्सचेंज रेट चेंज होते रहता है तो उसका वैल्यूएशन कंपनी कैसे हैंडल करती है। इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस ये जनरल आइडिया आप समझ लो। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So a business entity may have to deal with the issues of change in exchange rates. In other words, a business entity may have certain undertakings that involve foreign exchange. These undertakings could either be business transactions in foreign currency or operations outside the country of its domicile. Now, business transactions in foreign currencies or foreign operation must be included in the financial statements of the business entity. Here the fundamental issues with the accounting for such foreign currency transactions or your foreign operations are the exchange rate at which these should be recorded and the manner in which the differences on account of changes in the exchange rates must be identified. अब फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन समझने के लिए हमें 4 चीज़ें समझनी होगी। यह सबसे पहले फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस हम कैसे हैंडल करते हैं, उसके बाद फॉरेन ऑपरेशंस में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर यहाँ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हमने एक पैरा 46 निकाला, वो क्यों निकाला और उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे, और लास्ट में फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहाँ रिकॉग्नाइज करते हैं वो देखेंगे। क्लियर है? सो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन से। यहाँ पहली बात, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखो, इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो जो भी ट्रांजैक्शन इंडियन रुपी छोड़ के बाकी फॉरेन करेंसीज में होता है उसे हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल, या किसी कंपनी ने फॉरेन करेंसी में गुड्स खरीदे या फिर फॉरेन करेंसी में बैंक लोन लिया, सो फिर हम उसे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बस यह इतना याद रखो कि लोकल करेंसी छोड़ के किसी और करेंसी से ट्रांजैक्शन हुआ तो हम उसे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So a transaction in foreign currency is nothing but a transaction that is either expressed or requires settlement in a foreign currency. Accordingly, foreign currency transactions include transactions like buying or selling of goods or services where prices are expressed in a foreign currency. Next, the borrowing or lending funds where the amounts receivable or payable are expressed in a foreign currency. The ones where the business entity is one of the parties to an underperformed foreign exchange contract. And at last, the purchasing or disposing of assets, incurring or settling liabilities that are expressed in a foreign currency. और फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि जब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होता है तो हम उसे अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, जिसे हम इनिशियल रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। यह एक एग्जाम्पल समझते हैं। सोचो कि कोई इंडिया का बिजनेसमैन है, उसने USA से गुड्स खरीदे, उसके लिए उसे फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ता है। अब आप बताइए कि क्या वो इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डॉलर्स में एंट्री करेगा? नहीं, राइट।
उसे अपने रिपोर्टिंग करेंसी डेट इज इंडियन रुपी में करना पड़ेगा। सो यूएस डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करने के लिए उसे एक्सचेंज रेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो एक्सचेंज रेट कौन सा रहेगा? जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन का वो एक्सचेंज रेट यूज़ करेगा। अब सोचो कि ट्रांजैक्शन के दिन एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। सो हम रिपोर्टिंग के लिए भी यही एक्सचेंज रेट यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब फ्रेंड्स सोचो कि ये बिजनेसमैन महीने में 6 बार गुड्स खरीदता है और सब ट्रांजैक्शन करते वक्त एक्सचेंज रेट 70 के आसपास था। फॉर एग्जांपल अगली बार ट्रांजैक्शन थे 70.5, नेक्स्ट 69.8, फिर 70.2, देन 69.5 और लास्ट में 70। सो क्या वो एवरेज 70 का एक्सचेंज रेट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। अगर एक्सचेंज रेट एवरेज रेट से ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं फिर हम सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंगल रेट ले सकते हैं। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So on initial recognition, a foreign currency transaction must be recorded in the reporting currency. Reporting currency is the currency that is used by the business entity to report its business transactions in the financial statements. Accordingly, the foreign currency transactions are recorded by applying the foreign exchange rate between the reporting currency and the foreign currency to the foreign currency account. This exchange rate is the prevailing rate at the date of transaction. Also, a single rate, which is a close approximation of the actual exchange rate, may be used to record all the foreign currency transactions. Such a rate could be the average rate of a week or month. However, in cases where there is a frequent fluctuations in the exchange rate, using a single average rate for that period may not be valid. अब फ्रेंड्स मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक इंडियन बिजनेसमैन ने गुड्स खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी यूज़ की और उसका रिपोर्टिंग हम उस वक्त के फॉरेन एक्सचेंज रेट दैट इज़ $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ में कर रहे थे। अब फ्रेंड्स सोचो कि इस ट्रांजैक्शन की डेट है 1 नवंबर 2022 और हमें ईयर एंड में बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च को। अब यार 31 मार्च को एक्सचेंज रेट बढ़कर हो गया 75, मतलब यार एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है ₹5। अब फ्रेंड्स इस बैलेंस शीट के डेट में हम यहाँ ट्रांजैक्शन किस रेट से रिकॉग्नाइज करेंगे? 70 से या फिर 75 से? अगर हम यहाँ 75 से करेंगे तो उसका एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ रिकॉग्नाइज करेंगे? सो फ्रेंड्स ये सब सवालों के जवाब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 11 में मिलता है। अब आगे हम देखेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आपको समझना होगा मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को। उसके बाद ही आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ पाओगे। सो देखो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक है मॉनेटरी और या दूसरा नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी के केस में आपके पास ऐसे एसेट होते हैं जो आपको पीरियडिकली पैसे प्रोवाइड करते हैं और यहाँ ऐसे लायबिलिटीज़ होते हैं जहाँ आपको पीरियडिकली पैसे दूसरों को देना पड़ता है। उसी तरह नॉन मॉनेटरी उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ आपके एसेट पैसे नहीं प्रोवाइड करते और आपके लायबिलिटीज़ को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। ये एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दी। आगे आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मॉनेटरी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर एसेट की बात करें तो सबसे पहले आता है कैश। ऑब्वियस ही बात है ये मॉनेटरी में आएगा। नेक्स्ट कैश इशुएबल लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इससे आपको इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट अगर आपने किसी को लोन दिया तो वो आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पे करते रहेगा। उसी तरह लायबिलिटीज़ में आपने लोन लिया तो आपको भी EMI पे करना पड़ता है, या फिर आपने डिबेंचर इशू किए तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी और आपको कूपन पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए तो आप पे ऑब्लिगेशन रहता है कि आपको डिविडेंड पे करना होगा। उसी तरह आपने अगर किसी और कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो आपको भी डिविडेंड मिलते रहेगा। सो वो आपका मॉनेटरी एसेट्स हो जाएगा। सो फ्रेंड्स समझ रहे हो मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, यहाँ कैसे आपको पैसे मिलते हैं या फिर देना पड़ता है। नेक्स्ट हम कुछ नॉन मॉनेटरी के एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ एसेट्स में आएगा लैंड। अब यह लैंड से हमें कुछ पैसे आते नहीं, इसलिए ये नॉन मॉनेटरी है। अब आप बोलोगे कि सर लैंड को बेच दो, हमें वहाँ से पैसे आ जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैंने लैंड को बेच दिया तो मेरा एसेट रहेगा क्या? नहीं, राइट। सो जब वो हमारा एसेट है
हमें उससे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है। उसी तरह होता है स्टॉक ऑफ गुड्स। उन्हें बेचकर तो हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन बेचने के बाद वो हमारे एसेट नहीं रहेंगे। सो जब तक वो हमारा एसेट है, हमें यहाँ कुछ पैसे नहीं मिलते। क्लियर है? अब यहाँ लायबिलिटी की बात करें तो उसमें आएगा इक्विटी शेयर्स। अब आप बोलोगे कि सर इक्विटी शेयर्स में तो हमें डिविडेंड देना पड़ता है। हाँ फ्रेंड्स, लेकिन ये ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि डिविडेंड देना ही होता है। अगर हम चाहे तो डिविडेंड ना भी दे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसलिए हम इसे नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी कंसिडर करते हैं। उसी तरह एसेट में अगर हमने किसी इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो वो हमारा नॉन मॉनेटरी एसेट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपको मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटी का कंसेप्ट समझ गया होगा। अब हम देखते हैं कि दोनों को बैलेंस शीट के डेट पे कैसे रिपोर्ट करते हैं। अब यहाँ से फोकस कीजिए। सबसे पहले मॉनेटरी देखते हैं। या सोचो कि हमने $1,00,000 का लोन लिया है और तब एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। सो उस लोन का हम अकाउंटिंग लिखेंगे 70 लाख रुपीज़। अब फ्रेंड्स 31 मार्च को वो रेट बढ़कर हो गया 75। सो हम बैलेंस शीट में 75 रुपीज़ को एक्सचेंज रेट से रिकॉर्ड करेंगे, जिससे लोन की वैल्यू आ जाएगी 75 लाख। अब फ्रेंड्स यहाँ डिफरेंस आ गया है ₹5, जो आता है 5 लाख। अब ये डिफरेंस हमें कहीं रिकॉर्ड करना होगा, राइट? सो ये एक्सचेंज डिफरेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखेंगे। सो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में 5 लाख का एक्सपेंस लिखेंगे। समझ रहे हो? बैलेंस शीट डेट में जो एक्सचेंज रेट होता है वो हम यूज़ करते हैं, और जो एक्सचेंज डिफरेंस होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हैं। ओके, बस यहाँ एक 46 पैरा में कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को कैसे रिपोर्ट करते हैं। अब यहाँ एक बात समझ लो कि कंपनी अपने कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट में रखती है या फिर रिवोल्यूशन करके रखती है। ये पूरी तरह कंपनी के हाथ होता है कि उसे कैसे रखना है। अब यह हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट में हमने कुछ लिया या दिया है वही कॉस्ट यूज़ करेंगे, और रिवोल्यूशन मतलब मार्केट प्राइस के हिसाब से एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज करना। ओके, अब इनका रिपोर्टिंग कैसे करते हैं वो एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि कंपनी ने 2019 में $1,00,000 का एक लैंड खरीदा और तब एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। सो यहाँ ये बोला गया है कि हम बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग करते वक्त भी हिस्ट्रिकल कॉस्ट लेंगे, दैट इज 70 लाख। लेकिन 31 मार्च को ये पता लग गया है कि एक्सचेंज रेट बढ़ के हो गया 80। अब फ्रेंड्स $1,00,000 का 70 से 80 का एक्सचेंज डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा 1 लाख इंटू 10, दैट इज 10 लाख। ओके, अब ये स्टैंडर्ड बोलता है कि इसे भी हमने मॉनेटरी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना चाहिए। क्लियर है? सो यहाँ हम लिखेंगे 10 लाख का प्रॉफिट। नेक्स्ट है रिवोल्यूशन देखते हैं। यहाँ सोचो कि कंपनी ने कुछ गुड्स खरीदे जिसकी प्राइस थी $10,000 और तब एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। अब यह कंपनी ने 3-4 महीने बाद सोचा कि स्टॉक को रिवैल्यू किया जाए, जिसके बाद उसे मार्केट प्राइस मिली $15,000 और तब नया एक्सचेंज रेट बढ़कर हो गया ₹75। अब फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि कंपनी 31 मार्च को ही रिवॉल्यूशन करती है, वो अपने हिसाब से कभी भी कर सकती है। अब फ्रेंड्स रिवॉल्यूशन करने के बाद बैलेंस शीट डेट के वक्त हम जब एंट्री लेते हैं, सो उस वक्त हम उसी दिन का रिपोर्टिंग करते हैं जब हमने रिवॉल्यूशन किया। सो यहाँ अमाउंट आएगी 75 इंटू 15,000, दैट इज़ 11,25,000। अब फ्रेंड्स यहाँ हमने एक्सचेंज रेट यूज़ किया 75, क्योंकि जिस डेट में रिवॉल्यूशन हुआ उस डेट का एक्सचेंज रेट था 75, लेकिन 31 मार्च को एक्सचेंज रेट हमारा है 80। सो यह एक्सचेंज डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट इज़ 5 इंटू 15,000 विच इज़ 75,000। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमें बताया गया है कि हम ये भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हैं। सो कंक्लूजन इसका ये आता है कि चाहे आप हिस्टोरिकल कॉस्ट लो या रिवॉल्यूशन मेथड यूज़ करो, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट करना होगा।
Okay, so let's see what it says. So following points must be kept in mind while reporting the foreign currency transactions on the balance sheet date. The foreign currency monetary items must be recorded at the closing rate on the balance sheet date. Foreign currency monetary items include cash receivable, payables, etc. Non-monetary items that are carried at historical cost expressed in the foreign currency must be reported at an exchange rate that prevails at the date of such a transaction. Non-monetary items include fixed assets, inventories, investments in equity shares, etc. Foreign currency non-monetary items that are carried at the fair value must be reported by using an exchange rate that prevailed at the time of determining such items, that is at the date of revaluation. Accordingly, all the exchange differences must be accounted as either expenses or income in the period in which they arise. सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का फर्स्ट पार्ट कवर किया। अगले पार्ट्स हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and meet you in the next video.